शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, लेकिन आज मैं पहले शुरू करूं उससे पहले आपको मिलवाने जा रहा हूं श्रीकांत त्यागी को। देखा होगा आपने नोएडा में, जो एक महिला को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था। एक लेडी श्रीकांत भी है। लेडी श्रीकांत को जरा देखिए सबसे पहले वो तस्वीर। गार्ड साहब, गार्ड साहब, कुत्ते उड़ाओ लोग। गार्ड साहब, गार्ड साहब, ये आप देख रहे हैं जिस महिला को, ये आगरा की खबर है, आगरा की घटना है जहां एक पूर्व सैनिक जो गार्ड था उसे ये महिला पीट रही है। मामला बताया जा रहा है स्ट्रीट डॉग से जुड़ा हुआ, जिस पर महिला को इतना गुस्सा आया कि उसने लाठियों से पूर्व सैनिक को पीटा है। गार्ड साहब, गार्ड साहब, तो सवाल यह है कि महिला को गुस्सा बेशक आया हो किसी वजह से, लेकिन किसी को मारने का अधिकार नहीं है, वो भी पूर्व सैनिक पर लाठी डंडों से हमला किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक बड़ी खबर जिससे हम शुरुआत करेंगे, राष्ट्रवाद। प्रधानमंत्री का राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद। ये सवाल इसलिए है क्योंकि याद होगा कल ही प्रधानमंत्री ने कहा, भी ज्यादा दिन नहीं हुए, ताजा कल ही प्रधानमंत्री ने कहा इस देश में परिवारवाद सबसे बड़ी समस्या, और दूसरी समस्या उस परिवारवाद से होने वाला भ्रष्टाचार। आज नीतीश कैबिनेट ने शपथ ली है, बस यहीं से वो शुरू हो गया जो बात प्रधानमंत्री ने कही। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये है नीतीश कैबिनेट की शपथ, और दूसरे नंबर पर खड़े हैं तेज प्रताप। तेजस्वी यादव पहले ले चुके हैं शपथ, अब तेज प्रताप शपथ ले रहे हैं, यानी दोनों भाई कैबिनेट में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा परिवारवाद सबसे ज्यादा घातक है इस देश के लिए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। 5-5 के ग्रुप में मंत्रियों ने शपथ ली, तो पूरी नजीर आपको दिखाऊंगा, पूरी इनसाइड स्टोरी आपको दिखाऊंगा कि कैसे नीतीश की कैबिनेट में तेजस्वी कह रहे हैं A to Z मंत्री है, लेकिन MY ही नजर आ रहा है, यानी मुस्लिम यादव 50% से ज्यादा टीम तेजस्वी में है। लेकिन पहले आप देखिए जरा, सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे, ये आप देख रहे हैं, ये शपथ ले रहे हैं तेज प्रताप, और नीतीश कैबिनेट के 31 मंत्रियों ने शपथ ली है, और सीएम ने गृह विभाग अपने पास रखा है, यानी गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है। 5-5 के बैच में मंत्रियों ने शपथ ली, और आरजेडी की झोली में सबसे ज्यादा मंत्री पद आए हैं। आरजेडी के 16 विधायक जो थे उन्हें मंत्री बना दिया गया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप भी मंत्री बन गए। इसी परिवारवाद का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी कि छोटा भाई भी डिप्टी सीएम और बड़ा भाई भी मंत्रिमंडल में। तेज प्रताप शपथ लेने वाले 5 विधायकों में थे जिन्होंने सबसे पहले शपथ ली। जेडीयू से 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। यह अब तक का मंत्रिमंडल है। कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। मांझी की पार्टी से 1 विधायक मंत्री बना है। एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। आज ही बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है। लेकिन बड़ी चीज आपको दिखाऊं, सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाऊंगा, देखिए जरा बिहार कैबिनेट की तस्वीर दिखाइए जरा। ये नई कैबिनेट आप देख रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग हुई है, वो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। कैबिनेट मीटिंग की तस्वीरें, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार बैठे हुए इस मीटिंग में। ये तो कैबिनेट की मीटिंग है, लेकिन दूसरा ये जितने आरजेडी के मंत्री थे, अगली तस्वीर दिखाइए। आरजेडी के जो मंत्री हैं, ये मंत्री पहुंचे कहां? राबड़ी देवी के पास। राबड़ी देवी फुल लीजिए जरा। राबड़ी देवी ना तो अध्यक्ष है आरजेडी की, ना राबड़ी देवी के पास कोई और मंत्रालय है, ना राबड़ी देवी पार्टी की कोई बड़ी सदस्य है, लेकिन बड़ी चीज यह है कि मंत्री हाजिरी लगाने राबड़ी देवी के पास पहुंचे। आइए अब मैं आपको बताता हूं इस कैबिनेट का जरा एक पक्ष मैंने आपको दिखा दिया, अब जरा दूसरी तरफ देखिए। दूसरी तरफ यानी जो पहली सरकार थी, यानी बीजेपी की जो सरकार थी, इसमें 11 सवर्ण मंत्री थे, 11, लेकिन महागठबंधन में 6 सवर्णों को ही जगह मिली है। 6
6 मंत्री सवर्ण हैं। यादवों में देखिए जरा, एनडीए सरकार में 2 यादव मंत्री थे, महागठबंधन आते ही 8 यादव मंत्री हो गए, 8। मुसलमानों को देखिए, मुस्लिम समाज से 2 मंत्री थे एनडीए सरकार में, अब मुस्लिम समाज से 5 मंत्री बने हैं महागठबंधन में। दलित समाज से पहले भी 5 मंत्री थे और महागठबंधन में 6 मंत्री दलित समाज से हैं। ये दोनों सरकारों का फर्क मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जरा सुनिए, मंत्री तो बन गए लेकिन अभी भी कार्यकर्ता नाराज हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज है, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें कम जगह मिली है। सुनिए जरा उनको। एक आदमी को मानकर चलते हैं। मैं किसी का ज्यादा किसी के यहाँ दरबारी नहीं हूँ। मैं बस सिर्फ और सिर्फ आदरणीय लालू यादव और तेजस्वी यादव को जानता हूँ। इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। इसलिए भी हो सकता है हम पर छुरा चलता हो। मंत्रिमंडल नहीं जाएंगे, हम गठबंधन के साथ रहेंगे जिंदगी में। पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे ये लीडर लोग। लेकिन आपके नेता तो सहमत है 2 सीटों पर। मेरे कौन नेता सहमत है? नेता कौन होता है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, टोपी वाले नेता हमारे हैं। कौन नेता है? नेता हमारा वर्कर है। नेता यहाँ प्रभारी है। दिल्ली कोई प्रभारी की तहसील प्रभारी, दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और यहाँ वर्कर, सब वर्कर है। कोई वर्कर नहीं है, वर्कर लीडर है। हमारा बाजी हम मिलना चाहिए। कितना सीट चाहिए? हमको 5 मेरा कोटा बनता है, 5 मिलना चाहिए। 19 में 5 की भारी 4 पर 1 है तो जोड़ लीजिए, आप ही जोड़ लीजिए। तो कांग्रेस नेताओं का गुस्सा आप देख रहे हैं, कह रहे हैं हमें तो जगह नहीं मिल रही है। कह रहे हैं 4 पर अगर 1 मंत्री मिल रहा है तो उस हिसाब से हमें 5 मिलने चाहिए, लेकिन 2 मिले। ये तो एक तरफ की बात। अब आपको बताते हैं कि नीतीश की कैबिनेट में तेजस्वी की टीम जो है उसमें देखिए कितने एमवाई को जगह मिला। तेजस्वी कह रहे हैं A to Z है, यानी सभी को जगह मिली है, लेकिन ज्यादा कौन है जरा देखिए कितने एमवाई हैं इस मंत्रिमंडल में। एमवाई कितने वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री भी यही बात कह रहे थे कि पार्टियां जातिवाद, मजहब, इन सबको देखने के बाद परिवारवाद के हिसाब से दरअसल कुर्सियां और मंत्रिमंडल तय करती हैं। बिहार कैबिनेट में 31 मंत्रियों ने शपथ ली है और नीतीश कैबिनेट में कुल 8 मंत्री यादव हैं। 8 मंत्री यादव हैं इस कैबिनेट में। नीतीश कैबिनेट में 5 मुस्लिम मंत्री हैं। आरजेडी के 7 यादव जो हैं वो विधायक बने, यानी आरजेडी के कोटे से जो मंत्री बने हैं 16, उसमें 7 यादव हैं। आरजेडी से 3 मुस्लिम मंत्री बने हैं। कुल कैबिनेट की बात करें तो आरजेडी के 50% से ज्यादा जो मंत्री हैं वो एमवाई समाज के हैं, जो इनका वोट बैंक भी माना जाता है। अब देखिए, सबसे पहले यादव समाज से आते हैं तेजस्वी यादव, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, पथ निर्माण है, नगर विकास है और ग्रामीण कार्य मंत्रालय। इसके अलावा देखिए दूसरे यादव हैं तेज प्रताप यादव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तेज प्रताप के पास है। तेजस्वी के मंत्रिमंडल में तीसरे जो यादव हैं रामानंद यादव, जिनके पास खान और भूतत्व विभाग है। मूव कीजिए से फास्ट प्लीज। सुरेंद्र यादव, एक और यादव जो मंत्रिमंडल में है वो सुरेंद्र यादव। चंद्रशेखर यादव, ये भी टीम तेजस्वी में शामिल है, मंत्री बनाए गए हैं। ललित यादव, ये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ये भी आरजेडी की तरफ से मंत्री बनाए गए। एक और यादव जितेंद्र राय, विभाग कला संस्कृति एवं युवा, ये भी मंत्री बनाए गए। विजेंद्र प्रसाद यादव, ये भी तेजस्वी टीम में मंत्री हैं। एक और यादव समाज से ये जेडीयू की तरफ से मंत्री है। तो यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। इसके अलावा मूव कीजिए आगे। अब देखिए जरा, वाई फैक्टर तो मैंने आपको दिखा दिया जो लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक है। अब एम फैक्टर देखिए जरा कैबिनेट के अंदर। इस सबसे पहले है इसराइल मंसूरी। इसराइल मंसूरी आरजेडी से है, इन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। अगला मूव करिए फास्ट। अगले हैं शमीम अहमद, ये भी आरजेडी से मंत्री हैं। मोहम्मद शहनवाज, ये भी आरजेडी से मंत्री हैं। जमा खान जेडीयू से मंत्री हैं और आफाक आलम, ये कांग्रेस से मंत्री हैं। तो ये है टीम नीतीश, टीम तेजस्वी कहिए
जो बता रहा है। अब सुनिए जरा, तेजस्वी कह रहे हैं कि A to Z को जगह दी है, लेकिन जगह में जो सबसे ज्यादा औसत है वो रेशियो में तो MY फैक्टर ही है। सुनिए जरा। इस पूरे मंत्रिमंडल में MY समीकरण हावी 35% जो मंत्री हैं वो केवल इन्हीं MY समीकरण के बने। यानी समाज के सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। समाज के सभी वर्गों को केवल रिप्रेजेंट नहीं, दिखाने के लिए नहीं, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 13 मंत्री केवल MY समीकरण के हैं। वैश्य समाज जिसकी इतनी बड़ी आबादी है बिहार की, और बीजेपी ने वैश्य समाज के व्यक्ति को डिप्टी CM बनाया। बिहार में तेली समाज को हम 20 साल से लगातार कैबिनेट मंत्री बना रहे थे। सबसे बड़ी आबादी वैश्य में तेली समाज की है, कानू समाज की है। एक भी मंत्री तेली और कानू समाज का नहीं बनाया। ये लोग जात पात और धर्म की ही राजनीति कर सकता है। आपको हम लिस्ट दे दे A to Z, बताओ ना कौन से, चाहे स्वर्ण जाति के हों, चाहे पिछड़े जाति के हों, चाहे अति पिछड़े जाति के हों, चाहे माइनॉरिटीज हों, चाहे दलित हों, कौन छूटा है भाई? अरे कौन छूटा है? तो सब लोग तो हैं, सबको A to Z। अरे बिहार के लोग अब जाग चुके हैं, जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ गए। सबको मिलकर के चलना है, और कोई हमारा समाज में कोई भाई पीछे ना छूटे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो तेजस्वी यादव किस हिसाब से कह रहे हैं? तेजस्वी यादव की टीम में 16 मंत्री बनाए गए, जिसमें 7 से 8 यादव समाज से आते हैं। तो ये प्रतिनिधित्व के अनुपात में कैसे बैलेंस है? बहरहाल सिर्फ जाति और मजहब देखकर मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया, एक और भी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री वो बनाए गए हैं जिनके पिता, चाचा, बाबा, नाना, माताजी कोई ना कोई मंत्री रहा है। इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किया था, इससे पहले भी करते रहे। देखिए जरा, अब देखिए कौन कहां से आया है, कौन है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे अब मंत्री बने। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे अब मंत्री बने। उसके बाद आलोक मेहता जो मंत्री बने, पूर्व मंत्री तुलसीदास मेहता के बेटे हैं ये। अगला नाम देखिए, सुधाकर सिंह, RJD अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं ये। अगला नाम समीर महासेठ, पूर्व मंत्री राम कुमार महासेठ के सुपुत्र हैं ये। संतोष सुमन, पूर्व CM जीतन राम मांझी के बेटे हैं। अब समझ लीजिए, यही बात प्रधानमंत्री बार बार दोहराते हैं। प्रधानमंत्री इसी परिवारवाद से डर जताते हैं। शहनवाज जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। शीला कुमारी, पूर्व मंत्री धनिक लाल मंडल की बहू हैं ये। इसके अलावा अशोक चौधरी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री महावीर चौधरी के बेटे हैं। लेसी सिंह जो कि JDU नेता स्वर्गीय बूटन सिंह की पत्नी हैं। ये वो चेहरे हैं जिनके परिवार के लोग मंत्री रहे हैं। जयंत राज, पूर्व विधायक जनार्दन मांझी के बेटे हैं ये। अब आप अंदाजा लगाइए लिस्ट कितनी लंबी है, और ये लिस्ट जो है ये डराने वाली है भारत की सियासत के लिहाज से भी और किसी राज्य के विकास के लिहाज से भी। कैसे राज्य प्रगति करेगा जब एक ही परिवार का जो बेटा होगा, जो बेटी होगी, वही मंत्री बनते रहेंगे? तो राज्य का विकास नहीं होगा, नेताओं का ही विकास होगा, मंत्री का ही विकास होगा। कल प्रधानमंत्री ने यही कहा, सुनिए जरा। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है, और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि बीजेपी दरअसल अब पूरी तैयारी में है कि कैसे उसने पोल खोल करना है। आज एक बड़ी बैठक हुई बीजेपी
कि दिल्ली में बैठक हुई जिसमें खुद जेपी नड्डा पहुंचे, बीजेपी के अध्यक्ष इस बैठक में पहुंचे। इसमें अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। शहनवाज हुसैन, सुशील मोदी, बिहार के राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, ये सारे बड़े नेता बैठे। इनकी तैयारी है पोल खोल की नीतीश सरकार की, यानी विपक्ष में अब होने के नाते किसी भी रूप में नीतीश कुमार को चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। विपक्ष के तौर पर, विपक्ष की भूमिका के लिहाज से दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है दरअसल, और इस बैठक में दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक बुलाई गई थी। बिहार में एनडीए की टूट के बाद यह पहली बैठक हो रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी जिसमें 2024 लोकसभा की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। अभी कैसे आगे बढ़ना है बिहार में, इस पर बातचीत हुई। बिहार बीजेपी के नेतृत्व पर परिवर्तन की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं और इसमें संजय जायसवाल, रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद शामिल थे इस बैठक में। गिरिराज सिंह, शहनवाज हुसैन भी बैठक में शामिल थे, वो भी पहुंचे थे। अश्विनी चौबे, मंगल पांडे, रविशंकर प्रसाद भी बैठक में शामिल हुए। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता संजय मयूख। देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं, आत्मा परिवर्तन हुई है किसी की। बिहार की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है, बिहार की भाजपा के साथ विश्वासघात हुआ है, बिहार के विकास के साथ विश्वासघात हुआ है और इस विश्वासघात पर भारतीय जनता पार्टी कदापि चुप नहीं रहने वाली। सड़क से सदन तक हम संघर्ष करने वाले हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में बिहार के प्रमुख नेताओं की बैठक हो रही है जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर और दुखद खबर है, लेकिन सवाल यह है कि अब एक्शन का वक्त है। खबर यह है कि तिरंगा यात्रा से दरअसल आतंकी डर गए हैं और खौफजदा है। पूरे कश्मीर में जिस तरह से लोगों के हाथों में तिरंगा था, लोगों के घरों में तिरंगा था, यह बात गले नहीं उतर रही आतंकियों के। इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं, टारगेट किलिंग। यह है कश्मीरी पंडित, इनका नाम सुनील भट्ट है और आतंकियों ने आज इन्हें गोलियों से भून दिया। क्यों आतंकी जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? सुनील को गोली मारने के पीछे मकसद यह है खौफ पैदा करना, डर पैदा करना। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सुनील के फुल स्क्रीन लीजिए। सुनील के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सुनील के परिवार तो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये उनके घर की तस्वीर है। पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल सुनील जो थी वो सेब बागान में मौजूद थे। सुनील को उस वक्त आतंकियों ने टारगेट किया जब वो बागान में काम कर रहे थे। मैप के जरिए देखिए जरा किस जगह पर सुनील थे, कहां ये घटना हुई है और आखिर आतंकियों ने कैसे इसे अंजाम दिया। ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने सुनील को टारगेट किया है। सुनील दरअसल काम कर रहे थे। सुनील जिस वक्त मौजूद थे, ग्राफिक दीजिए फास्ट। सुनील जिस वक्त काम कर रहे थे उस वक्त ये घटना को अंजाम दिया गया। ये आप देख रहे हैं सेब के बागान में सुनील मौजूद थे और छोटा पोरा के सेब बागान में ये गोलीबारी हुई। सुबह करीब 11 बजे फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। सुनील भट्ट और पिंटू भट्ट दोनों भाई सेब के बागान में उस वक्त मौजूद थे। दरअसल हुआ यह कि दोनों भाई खेती का काम करते थे और इसी बाग में काम करते थे। सेब के बागान में उस वक्त 5 लोग काम कर रहे थे। सोचिए जरा, 5 आदमी यहां काम कर रहे थे। 3 मुस्लिम थे और 2 कश्मीरी पंडित थे। आतंकी आए, 3 मुस्लिमों को आतंकियों ने छोड़ दिया। आतंकियों ने दरअसल आकर नाम पूछा। जब 5 का नाम पूछा, नाम पूछने के बाद उन्हें पता चला कि 3 मुस्लिम हैं और 2 कश्मीरी पंडित हैं, तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को गोलियों से भून दिया। इसके अलावा मूव कीजिए इसे, सिर्फ कश्मीरी पंडितों को ही गोली मारी गई। वहां नाम पूछकर अंधाधुंध फायरिंग की गई।
फायरिंग में सुनील भट्ट की मौके पर ही मौत हो गई और हमले में सुनील के भाई जो पिंटू भट्ट हैं वो घायल हो गए। दरअसल घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है फिलहाल। जो उनके दूसरे भाई हैं पिंटू, दोनों कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लोगों में गुस्सा भी है। हमले में मारे गए सुनील के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। फायरिंग के वक्त कई लोग उस वक्त खेत में मौजूद थे और जम्मू कश्मीर के शोपियां में इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। तिरंगा यात्रा के बाद से आतंकी दरअसल बौखला गए हैं। दहशत फैलाने के मकसद से यह हमला किया गया है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन उसके बाद शुरू कर दिया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है आतंकियों की तलाश के लिए। उसके बाद सुनील भट्ट का जो पार्थिव शरीर था वो उनके घर लेकर आया गया। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, दिखाई जरा। ये उनकी बॉडी है जो लेकर आई गई। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद ये आप देख रहे हैं लोग वहां भारी संख्या में मौजूद थे। लोगों में गुस्सा भी था। सुनील भट्ट को जिस तरह से टारगेट किया गया, परिवार में मातम पसरा है। परिवार के लोगों को सुनिए, गुस्सा भी है और क्या कह रहे हैं परिवार के लोग, सुनिए। हमने देखा नहीं, हमें सुना ही उसको बाग में फायरिंग हो गया, वहीं से ये पड़ गया। जितना हमने सुना, हम भी खुद बाग में था, इतना हमने सुना। बाग में आप भी काम कर रहे थे, आपका बाग वहीं पर है जहां इधर दूसरे साइड में। हाँ, तो ये लोग क्या काम करते हैं? ये जमींदारी करे, जमींदारी करे। कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह कुछ नहीं है इनके पास। इसके पास 4 बेटी है, इसको जॉब वो कुछ नहीं है। अगर इसको जॉब होता ये कहाँ यहाँ रहता है, ये जम्मू में रहता है। फिर इसको कुछ जॉब नहीं, गरीबी। दोनों भाई उधर गए हैं तो वहाँ पे ये मसला हुआ, एक की डेथ हुई, एक जख्मी हुआ। मगर ये काबिल मजम्मत है। ये हमारे गाँव में बिल्कुल एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से यहाँ पे रहते हैं। शादियां हो, खुशी हो, गम हो, हर एक की खुशी और गम में ये शामिल होते हैं। हम उनके घर आते हैं, ये हमारे घर। अपने खेती में लगे थे अभी तो फायरों की आवाज आ गई है। फायर जब आ गई आवाज तो उसके बाद हंगामा उठ गया। हंगामा उठने के बाद क्या हुआ भाई, पिंडों पे गोली मग गई है। तो हम भी दौड़ के आ गए। तो हमने जब देखा तो ये बेचारा डेथ हो गया था। एक बुरा जख्मी है तो उसको फिर के गाँव वाले ने उठा लिया तो उसको उधर ले गए। तो उसमें मैं भी आया तो मैंने भी उठाया, मेरे कपड़े पूरे खून से लपटे थे। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक जो भाई सुनील के जो एक भाई पिंटू है वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनका हाल जानने के लिए उपराज्यपाल पहुंचे। ये आप देख रहे हैं मनोज सिन्हा साहब को जो हॉस्पिटल पहुंचे पिंटू का हाल जानने के लिए, जिनको गोली लगी है, जो जख्मी है, जो उस सेब के बाग में मौजूद थे जब ये आतंकियों ने हमला किया। लेकिन एक बुनियादी सवाल है, बुनियादी सवाल यह है कि आतंकी हमला करते हैं और सियासतदान आतंकियों पर एक शब्द नहीं बोलते। ओवैसी हमला कर रहे हैं सरकार पर, महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला तक आतंकियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे। क्यों? बड़ा सवाल ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, घाटी में हमले पर ओवैसी का केंद्र सरकार पर निशाना। ओवैसी ने केंद्र पर निशाना साधा। केंद्र सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई, ओवैसी ने कहा। लेकिन आतंकियों पर ओवैसी कुछ नहीं बोले। वो ओवैसी जो कल कह रहे थे कि हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, आतंकियों पर कुछ नहीं बोला। कश्मीरी पंडित अब कश्मीर छोड़ना चाहते हैं। यह मोदी सरकार की एक और नाकामी है, ओवैसी ने कहा। सिर्फ मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहे असदुद्दीन ओवैसी, टारगेट किलिंग पर एक शब्द नहीं बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा पाकिस्तान की साजिश पर ओवैसी खामोश हैं, न पाकिस्तान पर एक बात बोली। महबूबा को देखिए जरा, महबूबा ने भी टारगेट किलिंग पर दुख जताया, निंदा की, लेकिन कहा केंद्र सरकार एक शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रही है। महबूबा ने कहा जिसका सिर रेत के नीचे गहरा दबा हुआ है और जम्मू कश्मीर का हर निवासी दरअसल चारा बना हुआ है। और लेकिन आतंकियों पर महबूबा ने कुछ नहीं बोला। आतंकियों को भी उग्रवादी कहा, मिलिटेंट। केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते दिखी महबूबा मुफ्ती। उमर अब्दुल्ला को देखिए, उमर अब्दुल्ला ने फायरिंग की निंदा की। उमर अब्दुल्ला ने, लेकिन आतंकियों पर उमर अब्दुल्ला भी खामोश रहे, एक शब्द नहीं बोला गया। टेररिस्ट नहीं, मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया, यानी आतंकी नहीं, उग्रवादी। उमर ने हमलावर आतंकी को उग्रवादी कहा। टारगेट किलिंग पर सिर्फ दुख जताकर मौन हो गए, यानी खाना पूरी की है। अब जरा सुनिए असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं और अनुपम खेर क्या कह रहे हैं, जो खुद भी कश्मीरी पंडित हैं। वहां की जो बीजेपी के अपॉइंटेड
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर, तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया बोलते हैं अनुपम खेर अब कहाँ हैं, शोपियान की। अरे हमने कश्मीर फाइल्स बनाई तो आपके दिल में दर्द जागा और आपके पास वो व्यंग बातें आई कि ये सब हो रहा है। ये बिल्कुल शर्मनाक बात है कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। मतलब कश्मीरी पंडित क्या, वहां पर तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसको वो मार रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो पिछले 30 साल से ऐसा हो रहा है और इसकी जितनी भी ज्यादा निंदा की जाए कम है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं, सवाल बुनियादी ये है कि आतंकी आखिर इतना बौखला क्यों गए। क्या वजह है कि आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं पिछले लंबे वक्त से? उसके पीछे वजह है घाटी की फिजा का बदलना। दरअसल आतंकी जम्मू कश्मीर में सामान्य हालात से परेशान है। आतंकियों के आकाओं के लिए यह हालात मुफीद नहीं है। कल ही श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा लहरा रहा था, लोगों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए। ये तस्वीरें प्रोपेगेंडा फैलाने वाले आईएसआई को पसंद नहीं आई। ऐसी ही तस्वीर डल झील से भी सामने आई थी, जो आतंकियों को रास आने वाली नहीं है। टारगेटेड किलिंग्स के जरिए आतंकियों का एक मकसद है घाटी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकियों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई ने कश्मीर में उन्हें कमजोर बना दिया है। दरअसल एक तरफ जहां घाटी में तेजी से विकास हो रहा है, श्रीनगर में कल आजादी के जश्न के मौके पर हर जगह ऐसी तस्वीरें दिखाई देनी। सोचिए, महबूबा मुफ्ती एक दौर में कहती थी कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। यही बात फारूक अब्दुल्ला कहते थे संकेतों में। आज जब कश्मीर के अंदर तिरंगा उठाने वाले ही नजर आ रहे हैं तो सभी परेशान हैं, और आतंकी और आईएसआई खासतौर पर। इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकियों की बौखलाहट दिखा दी है। आतंकी किसी भी तरह घाटी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद है वही डर, वही खौफ पैदा किया जाए, और इसके लिए टारगेट किलिंग से लेकर हाइब्रिड आतंकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तान से आतंकी भेजने के बजाय हाइब्रिड आतंकी तैयार करते हैं। देखिए जरा, हाइब्रिड आतंकी है कौन? हाइब्रिड आतंकी एक तरह का पार्ट टाइम आतंकवादी होता है, फुल टाइम नहीं। इन्हें आतंकी ट्रेनिंग नहीं मिलती है। ये आतंकी अपना कोई काम करते हैं, यानी आप ही के बीच में रह रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, आपको पता नहीं ये आतंकी है, लेकिन इनके पास हथियार होता है। आतंकी संगठन इन्हें हथियार मुहैया कराते हैं और ये आतंकी कभी भी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इनका कोई आतंकी रिकॉर्ड नहीं होता है। ये सामान्य से दिखने वाले नागरिक होते हैं, सामान्य से आपके पड़ोस में रहते होंगे, किसी दुकान में काम करते होंगे। पुलिस के पास कोई इनका रिकॉर्ड नहीं होता है, पुलिस को इन पर कोई शक भी नहीं होता है। इस वजह से ये खतरनाक होते हैं और इनको सिर्फ ऑर्डर मिलता है और उसके बाद ये इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। सवाल यह है कि अब आतंकियों की बौखलाहट बढ़ेगी तो इन पर एक्शन भी और तेज होगा। सुनिए जरा। इन कायरों को तो कानून, सेना और पुलिस इनका काम तमाम करेगी। जमीन के पाताल से निकाल के भी इनको इनके पापों की सजा मिलेगी। बहुत दुखद, दर्दनाक घटना है। एक भी आतंकवादी, एक भी हत्यारा बख्शा नहीं जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वचनबद्धता है और ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को, जो आज तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, उसकी तरक्की को रोकना चाहते हैं। सरकार की पूरी कोशिश है, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं निगेट नहीं करता हूं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की जहां तक जान का सवाल है, वो जान जो है हर वक्त तलवार एक लटकी रहती है कि पता नहीं अब मैं हूं और अब मैं मरने के लिए मैं तैयार होने वाला हूं। तो
इसका तरीका, हमको बचाने का तरीका यही है। हमारी जानें अगर नहीं जानी है तो एक ही तरीका है कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, जब तक वहां पर हालात ठीक नहीं होते, उनको शिफ्ट करिए, उनको ट्रांसफर करिए जम्मू या हिंदुस्तान के दूसरे भागों में। और आतंकियों की बौखलाहट सोचिए, इतनी बौखलाहट है कि आतंकियों ने फिर एक आतंकी हमला कर दिया है। यह तिलमिलाहट अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हमले के बाद खबर यह मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि यह आतंकी हमला शोपिया के बाटापोरा में हुआ है। सीआरपीएफ के बंकर पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका है। हमले में किसी नुकसान की खबर नहीं है। इस आतंकी हमले के दरमियान प्रदर्शन भी हो रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। बजरंग दल ने भी प्रोटेस्ट किया है, सड़कों पर उतरकर आतंकियों का पुतला जलाया। आईएसआई और पाकिस्तान का पुतला फूका है। एम्बियंस दे दीजिए इसमें आप। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर, ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो वहां काम करने वाले लोग हैं, उन्हें आप देख रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे आतंकियों का खात्मा कैसे होगा, इसका इलाज क्या है? बुनियादी सवाल यह है कि टारगेट किलिंग जो हो रही है, इस बीमारी का इलाज क्या है? इसके लिए सर्जरी की जरूरत है या इससे बड़ा कोई इलाज चाहिए? देखिए जरा। घाटी में अमन के दुश्मन बन गए आतंकी। दरअसल आम लोगों को अब निशाना बना रहे हैं। इसके लिए क्या करने की जरूरत है? हर आतंकी का पूरा हिसाब हो। पहली सबसे बड़ी चीज, आतंकियों के जो मददगार हैं वहां पर, उन पर एक्शन हो और बड़ा एक्शन हो। कड़ी कार्रवाई से मदद पर रोक मिलेगी। जब इनके मदद करने वालों पर एक्शन होगा तो आतंकियों की संख्या भी कम होगी। आतंकियों के समर्थकों पर भी सख्ती बरतनी होगी। आतंकियों को फंड मुहैया कराने वालों पर एक्शन लिया जाए। ये सारी कार्रवाई इस वक्त हो रही है। एक्शन में और सख्ती लाने की जरूरत है और पाकिस्तान से मिल रहे समर्थन पर भी एक्शन की जरूरत है। पाकिस्तान से किसी भी तरह की मदद पर पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए। आम लोगों को, ज्यादा जो खासतौर पर कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा हथियारों के लाइसेंस दिए जाएं, ट्रेनिंग हो, जो किया भी जाता है संभवतः, लेकिन इसे और करने की जरूरत है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वहां के लोकल लोग क्या कह रहे हैं, डोगरा रेजिमेंट के लोग क्या कह रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनमें गुस्सा है, वो क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। लगातार कश्मीर के अंदर हिंदू मारा जा रहा है। हिंदुओं की टारगेट किलिंग जो है वो जारी है। लगातार टारगेट किलिंग हो रही है और सरकार जो है वो हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठी हुई है। लगातार सरकार बोल रही है कि हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन कहाँ वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम? हिंदू लगातार मारा जा रहा है। आज की बात है, घटना है कि सुनील भट्ट जो है वो शहीद हुआ और उसका भाई प्रीतम भट्ट जो है वो सीरियस है। और लगातार टारगेट किलिंग, कल भी वहां पर ग्रेनेड अटैक हुआ जिसमें करण सिंह नामक युवक जो है वो घायल हुआ है और हिंदू के घर पर जो है वो अटैक किए जा रहे हैं। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इसके ऊपर कड़ा संज्ञान ले। सरकार के कोरे आश्वासन देने का काम ना करे। 15 अगस्त के दिन जो इतने तिरंगे झंडे चढ़े, उसको देख करके पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान कभी अपने दिमाग के अंदर विचार नहीं कर सकता था इतने तिरंगे झंडे चढ़ेंगे। तिरंगे झंडों की बौखलाहट के अंदर उसने टारगेट किलिंग करी है। लेकिन माननीय उपराज्यपाल जी और सैनिकों से मैं कहना चाहता हूँ, ये टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए थी। ये बार बार जो टारगेट किलिंग हो रही है, उससे मनोबल हमारा गिर रहा है। बात तिरंगे की हो रही है, आतंकियों की हो रही है, देश विरोधियों की हो रही है। तो आइए एक तस्वीर आपको लंदन की दिखाता हूं। लंदन में भारत विरोधी एक प्रोटेस्ट निकल रहा था भारतीय हाई कमीशन के बाहर। वहां एक पाकिस्तानी खड़ा था जो भारत माता की जय के नारे लगा रहा था और उन खालिस्तानियों का विरोध कर रहा था। वो तस्वीर देखिए जरा। बेगर तो वो थोड़ा सिंधी बलोच के लिए भी बोल दो। तुम्हारी पाकिस्तानी फौज मार रही है सिंधी बलोचों को। वो लानत है तुम्हारी शक्ल पे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वो भारत माता की जय। वो तेनू कितनी दिहाड़ी मिली है, वो कितनी दिहाड़ी मिली है। और पाकिस्तान के टट्टू चल बे, चल बे चल चल।
बेगर तो ओए। ये जो आप सुन रहे हैं इनका नाम है आरिफ अजाकिया। ये पाकिस्तानी है, लंदन में रहते हैं और वहां देखिए खालिस्तानी झंडे निकाल रहे थे। जो पाकिस्तानी खालिस्तानी थे वो कह रहे हैं आप पाकिस्तानी दिहाड़ी पर हो, और वो एक पाकिस्तानी वहां सोचिए उनको चुनौती दे रहा है और वो समझ रहा है ये पाकिस्तानी एजेंडा है पूरा। सुनिए जरा। तेनू कितनी दिहाड़ी मिली है, कितनी दिहाड़ी मिली है, पाकिस्तान के टट्टू चल बे, चल बे चल चल बेगर तो वो थोड़ा सिंधी बलोच के लिए भी बोल दो। तुम्हारी पाकिस्तानी फौज मार रही है सिंधी बलोचों को, वो लानत है तुम्हारी शक्ल पे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आप देख रहे हैं दूसरी तरफ खालिस्तानी नजर आ रहा है आपको, खालिस्तानी झंडों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको एक शख्स चुनौती दे रहा है। आरिफ अजाकिया भारत माता की जय के नारे लगा रहा है और पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है। खबर यह है कि जासूसी जहाज से ड्रैगन एक बड़ी साजिश की तैयारी में है। ये जहाज आप देख रहे हैं, ये चीन का जहाज है, भारत के नजदीक पहुंच चुका है। इसमें रडार लगे हुए, जासूसी के लिए इसको भेजा गया है। ये चीनी जासूस है जो भारत के नजदीक पहुंच चुका है। 750 किलोमीटर तक जासूसी करने की ताकत रखता है ये चीनी जहाज। अगली तस्वीरें दिखाई जरा इसकी। ये आप देख रहे हैं, ये जो इसमें रडार और एंटीना लगे हैं सब ऊपर जो आप देख रहे हैं सेट, ये सब जो लगे हैं इसके जरिए ये जासूसी करेगा भारत के नजदीक पहुंचने के बाद। तो ये चीनी जासूसी जो जहाज है ये भारत के पास पहुंच चुका है। मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा ये कहां से चला और इस वक्त कहां पहुंच गया है। देखिए जरा, ये जियानगिन पोर्ट से 13 जुलाई को चला था और उसके बाद ये देखिए भारत के नजदीक आता हुआ ये 16 अगस्त को हम्बनटोटा पोर्ट पहुंच गया। हम्बनटोटा पोर्ट का ठेका, इसे बनाने का ठेका चीन के पास था और अब चीनी जहाज जो है यहां पहुंच चुका है। यहां आने के बाद मैं आपको बताऊं, अब भारत के लिए एक परेशानी यह है कि ये चीनी जो जहाज है ये भारत की चीजों की जासूसी करेगा। कैसे, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये है चीनी जहाज और इस जासूसी जहाज से भारत को खतरा है। कैसे, ये चीनी स्पाई शिप युआन वांग 5 श्रीलंका पहुंचा है। इस जहाज का नाम है, ये मंगलवार सुबह हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचा ये शिप और 16 से लेकर 22 अगस्त तक हम्बनटोटा पोर्ट पर रहेगा। 22 अगस्त तक। सवाल यह है, पहले इस शिप के 11 अगस्त को पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी और स्पाई शिप की यात्रा पर भारत ऐतराज जता चुका है कि ऐसा जहाज मेरे इर्द गिर्द नहीं आना चाहिए। विरोध के बावजूद श्रीलंका चीन को मना कर रहा है और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन का फिलहाल कब्जा है। चीन ने श्रीलंका को $1.5 अरब का कर्ज दिया हुआ है। कर्ज न चुका पाने पर हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर दिया गया है। इतना ही नहीं, जासूसी शिप जो है ये 750 किलोमीटर की दूर की जो बातचीत है उसे सुन सकता है ये शिप। साथ ही साथ पूर्वी तट पर स्थित भारतीय नौसैनिक अड्डे इसकी रेंज में, यहां से जो नौसैनिक अड्डे भारत के हैं वो इसके रेंज में रहेंगे। भारत के मुख्य नौसेना बेस की जासूसी की भी आशंका जताई जा रही है। परमाणु संयंत्रों की जासूसी का शक और ज्यादा गहरा गया है। चांदीपुर में इसरो के लॉन्चिंग सेंटर की जासूसी संभव है इसके जरिए और सैटेलाइट ट्रैकिंग में महारथी है चीनी शिप। बताया जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को ट्रैक करने भी सक्षम है। यह भारत के नजदीक है। आईसीबीएम की मिसाइल लॉन्चिंग को ट्रैक करता है, यही बैलिस्टिक मिसाइल है। शिप के मूवमेंट पर इंडियन नेवी की खास नजर है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि यह जो चीनी शिप है भारत के किन किन हिस्सों पर इसकी नजर रहेगी, किस किस की जासूसी करेगा। मैप के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों यह खतरा है। ये देखिए, ये जहां पर मौजूद है, जिस जगह खड़ा है हम्बनटोटा पर, यहां से 750 किलोमीटर तक के दायरे पर इसकी नजर रहेगी। इसे आगे बढ़ाइए। चीन के रडार पर सबसे पहले चांदीपुर, जो चांदीपुर मिसाइल टेस्ट रेंज है भारत की,
वो इसकी रेंज में है, वहां जासूसी कर सकता है। आंध्र प्रदेश पोर्ट पर इसके अलावा कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट है, वहां की जासूसी कर सकता है। तमिलनाडु पोर्ट पर जासूसी रख सकता है नजर। केरल पोर्ट है, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट है। इस चीनी वांग 5 शिप की जो जासूसी है वो ये कर सकता है। लेकिन देखिए जरा, भारत ने इस पर ऐतराज जताया है। पहले भारत ने कैसे ऐतराज जताया? इससे पहले भारत कह चुका है कि जासूसी के खतरे को लेकर हिंदुस्तान ने इसका विरोध किया। हम्बनटोटा पोर्ट से कन्याकुमारी की दूरी आपको बताऊं 451 किलोमीटर है। वांग 5 को लेकर भारत लगातार अलर्ट पर है और जासूसी शिप के मूवमेंट पर इंडियन नेवी की नजर है। साथ ही साथ इस पर रनिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका ने कहा चीन से जहाज की यात्रा स्थगित करने के लिए श्रीलंका ने पहले कहा था, लेकिन चीनी दूतावास ने श्रीलंका से उसके बाद मदद मांगी है। जहाज को डॉक करने की भी मदद मांगी गई है श्रीलंका से। चीनी दूतावास ने श्रीलंका को बाकायदा एक नोट भेजा है। श्रीलंका पर चीन क्या कह रहा है? श्रीलंका पर दबाव बनाने का आरोप चीन ने खारिज कर दिया है और भारत के विरोध को चीन ने गलत बताया है। तीसरी पार्टी को टारगेट नहीं करता है, चीन का यह कहना है, लेकिन दुनिया जानती है तीसरी क्या, चौथी, पांचवी, छठी, सबको टारगेट करता है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट संजय कुलकर्णी क्या कह रहे हैं। Yes, the Chinese had been wanting to dock what they call it as the survey ship, but we know it's a spy ship because the kind of radars that are installed on it. And the government of India expressed its concern to Sri Lankan government that this spy ship of China must not be permitted to be docked at Hambantota, which the Sri Lankans have leased to China for 99 years. I think the Sri Lankans did understand. और आइए मैं अब आपको बताता हूं कि आखिर ये जो जासूसी शिप है चीन का, इसकी खासियत क्या है, क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए वांग सीरीज का 3rd जनरेशन शिप है ये, पहली चीज। और 29 सितंबर 2007 से ये सर्विस में है। ये शिप को जियांगन शिपयार्ड में बनाया गया है। और इसके बारे में आपको बताऊं, ये जो शिप है ये 5522 मीटर लंबा है, 25 मीटर लगभग ये चौड़ा है। इस शिप की खासियत है, शिप की जो क्षमता है ये 25,000 टन इसकी क्षमता है। शिप में 400 क्रू मेंबर तैनात रहते हैं हमेशा। मिलिट्री नहीं, पावरफुल ट्रैकिंग शिप है ये दरअसल, और यानी ट्रैक करता है, इसलिए जासूसी शिप भी से कह रहा हूं मैं। मिसाइल टेस्ट के दौरान ये एक्टिव रहता है। 750 किलोमीटर तक ये निगरानी कर सकता है। ट्रैकिंग एंटीना, कई सेंसर से लैस है ये शिप, और एंटीना सेंसर्स के जरिए जासूसी करता है जो इसमें एंटीना लगे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने रिपोर्ट दी है इस बारे में। यानी इसके अलावा पीएलए जो है, पीएलए की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स इसे ऑपरेट करती है, इस जहाज को। एसएसएफ थिएटर कमांड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ये, और पीएलए को स्पेस साइबर वॉरफेयर में मदद करता है। कम्युनिकेशन वॉरफेयर का बहुत अहम हिस्सा है, यह इसकी खासियत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, अब तक आपने सर तन से जुदा गैंग के बारे में सुना जो ईश निंदा के नाम पर लोगों का सर कलम कर रहा था, लेकिन कैसे ईश निंदा से यह भारत विरोध में बदल गया है। तिरंगे के नाम पर भी सर कलम की बात हो रही है। तिरंगा बांटा तो सिर तन से जुदा। तस्वीर दिखाइए, भारत में तिरंगा यात्राएं निकल रही थी, लोग घर घर जाकर तिरंगा बांट रहे थे, लेकिन भारत विरोधी एक गैंग, उसे यह तिरंगा पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों की भारत में आखिर क्या जगह है जिन्हें तिरंगा पसंद ना आए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देख रहे हैं आप, एक परिवार के घर के बाहर यह पोस्टर चिपका दिया गया। इस पोस्टर में क्या लिखा है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इस पोस्टर में लिखा है, सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, आप घर घर तिरंगा बांट रहे हैं। इसमें देखिए, अगर आप पढ़ सकें, लिखा हुआ है, तिरंगा देने की बहुत खुशी है, तेरा भी सर तन से अलग करना पड़ेगा। यह पोस्टर घर के बाहर पेपर लगा दिया गया। अगली तस्वीर दिखाता हूं मैं उस परिवार की। यह है वो परिवार जो दरअसल तिरंगा बांट रहा था और इनके घर के बाहर यह चिपका दिया गया। सवाल यह है कि आखिर तिरंगा बांटने पर भी सर तन से जुदा का नारा अगर लगाया जा रहा है तो इसका बड़ा साफ मतलब और मकसद है कि इसका मतलब मजहब नहीं, इसका मकसद और मतलब भारत विरोध से है। एंटी इंडिया है ये। देखिए जरा,
ये आप देख रहे हैं परिवार, ये पूरा परिवार है। अरुण कुमार उर्फ अन्नू को यह धमकी दी गई है। बिजनौर के किरतपुर में रहते हैं अन्नू, और अन्नू बतौर आंगनबाड़ी वर्कर काम करते हैं। हर घर तिरंगा के तहत तिरंगा झंडा उन्होंने बांटा था। तिरंगा बांटने को लेकर अन्नू को धमकी दी गई। घर के बाहर धमकी भरी चिट्ठी चस्पा कर दी गई। तिरंगा बांटने पर सिर कलम करने की धमकी दी गई उन्हें। चिट्ठी में लिखा है, तुझे घर घर तिरंगा देने की बहुत खुशी है और अब तेरा भी सर तन से अलग करना पड़ेगा। इसके साथ ही चिट्ठी में लिखा है, आईएसआई के साथी। चिट्ठी को लेकर अरुण ने एफआईआर दर्ज करा दी है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस लेटर की राइटिंग की जांच कर रही है कि आखिर किसने लिखा है, कोई पड़ोस में रहने वाला शख्स है क्या। इस मामले में पुलिस की 6 टीमें बनाई गई हैं जो जांच कर रही हैं। आंगनबाड़ी वर्कर के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके बाद आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, और उससे पहले आपको दिखाता हूं तस्वीरें। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, तस्वीरें दीजिए। ये आप देख रहे हैं पुलिस मौके पर मौजूद है। आंगनबाड़ी जो वर्कर है उसके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है इस धमकी के बाद। ये तस्वीरें बिजनौर की मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जरा पीड़ित परिवार को सुनिए और पुलिस क्या कह रही है उन्हें सुनिए। 14 अगस्त की सुबह 6 बजे करीब जब मैं सो के उठा तो यहीं पर अपने घर के चौक पर बैठा हुआ था खाट पर, तो मेरा 14 वर्षीय लड़का यश कुमार उठा और उसने कहा मुझसे कि पापा हमारे मकान की दीवार पर एक पर्चा छपा हुआ है और एक फास्ट फूड की ठेली उस पर लगा हुआ है, तो उस पर तुम्हारा नाम है। तो मैंने पढ़ा, उस पर लिखा कि अन्नू तुझे घर घर तिरंगा बांटने का बहुत शौक है, तेरा सर भी तन से अलग करना पड़ेगा। अन्नू कौन? अन्नू सर मेरा नाम, सर अरुण कुमार अन्नू मेरा नाम है सर। अच्छा। जी सर, सब अन्नू के नाम से जानते हैं। और सर लिखा था आईएसआई के साथी, क्योंकि मेरी वाइफ आंगनबाड़ी में कार्य करती है, उनको ऑफिस से ये तिरंगा बांटने को मिले थे, मैं उनमें उनका सहयोग कर रहा था। इस संबंध में वहाँ कीरतपुर थाने पे एफआईआर दर्ज की हो चुकी है और हम लोग इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जल्द ही जो है इस पे कार्रवाई की जा रही है। वहाँ से जनपद स्तर से भी इसकी बाइट भी जारी हो चुकी है तथा ट्विटर के माध्यम से भी सबको सूचना दी जा चुकी है। तो सवाल यह है कि मुहर्रम का जुलूस हो तो सर तन से जुदा का नारा उसमें लगाया जाता है। इसके अलावा देश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें आई। ये खंडवा से भी तस्वीरें आई थी जब सर तन से जुदा का नारा जुलूस में लग रहा था। तो सवाल यह है कि ये जो नारा है सर तन से जुदा, ये आप देख रहे हैं, चाहे वो कन्हैया हो, उमेश हो या प्रवीण हो, धर्म के नाम पर यह दरअसल एक भारत विरोधी एजेंडा है। इसे समझने की जरूरत है। कट्टरता का घोल पिलाकर यह साजिश रची जा रही है। जब तिरंगा पर भी सर तन से जुदा की बात हो तब आप इसके पीछे छिपा, पर्दे के पीछे छिपे हुए एजेंडे को समझिए। पैगंबर साहब के नाम पर हत्याएं हुई है और अब यह गैंग खुलकर सामने आ गया है। यह क्या कर रहा है? जुलूसों में सिर तन से जुदा के नारे लगा रहा है। तिरंगा यात्रा के नाम पर एजेंडा चला रहा है। हिंदुस्तान में तिरंगा विरोध की साजिश कर रहा है। तिरंगा बांटने वालों को सिर कलम करने की धमकी दी जा रही है। भारत विरोधी टूल किट बेनकाब हो गई है पूरी। धर्म के नाम पर विरोध भारत विरोध हो गया है। आखिर सवाल यह, धर्म के नाम पर जो विरोध था वो भारत विरोध कैसे हो गया? तिरंगा बांटा तो सिर तन से जुदा क्यों? इसकी धमकी क्यों? धार्मिक जुलूस में क्यों लग रहे हैं सिर कलम करने के नारे? मजहबी कट्टरता को दरअसल भारत विरोध में बदलने की साजिश है जिसे समझने की जरूरत है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, तिरंगे के नाम पर सिर तन से जुदा की धमकी क्यों? सुनिए। छोटी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं नए भारत में। भारत सभी लोगों का है, हर धर्म का है भारत। धमकी देने वाले वो लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि पूरा देश एक साथ रहे। ऐसे जिहादी जो एक मानसिकता को लेकर चलने वाले हैं, ऐसे लोगों द्वारा ये घटनाएं सामने आ रही हैं। और जो ये तो सिर्फ तिरंगे पर नहीं, टीका लगाने पर चाकुओं से गोद दिया, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर दिखाइए, एम्बियन दीजिए। कर्नाटक में बवाल हुआ, उसके बाद लोगों ने हंगामा किया। ये तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, इस युवक ने टीका लगा रखा था। टीका लगाने पर चाकुओं से इसे गोद दिया गया। ये आप देख रहे हैं, जो अस्पताल में भर्ती है इस वक्त। अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर यह है नदीम। नदीम ने हमला किया दरअसल। आइए अब मैं आपको बताता हूं आखिर चाकुओं से हमला क्यों हुआ। बताया जा रहा है कि जिस शख्स पर हमला हुआ उसने टीका लगा रखा था और उसको चाकुओं से गोद दिया गया।
शिवमोगा में सावरकर के पोस्टर पर दरअसल विवाद शुरू हुआ। टीपू सुल्तान समर्थकों ने हंगामा कर दिया। उसके बाद सावरकर की जगह टीपू का पोस्टर लगा दिया गया और फिर टीका लगाए युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया गया। नदीम ने प्रेम सिंह पर चाकुओं से अटैक किया। 10 से 15 युवक प्रेम सिंह पर अचानक टूट पड़े। इतना ही नहीं, चाकुओं से हमला करके प्रेम को घायल कर दिया गया और उसके बाद प्रेम का इस पोस्टर विवाद से कोई लेना देना नहीं था। प्रेम दरअसल राजस्थान का रहने वाला है और जो राजस्थानी वहां रहते हैं वो अमूमन टीका लगाते हैं इस तरह का। शिवमोगा में प्रेम की कपड़े की दुकान है और दुकान से लौटने के दौरान उसके ऊपर यह हमला किया गया है और इस हमले के बाद हिंसक झड़प शुरू हो गई है शिवमोगा में। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को कंट्रोल किया है। अब तक 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में नदीम पर पहले से कई केस दर्ज है। नदीम पहले भी सांप्रदायिक हिंसा का आरोपी रहा है। 2016 में गणेश विसर्जन में नदीम ने चप्पल फेंक दी थी, यह उस पर आरोप है। चप्पल फेंककर नदीम ने हिंसा की दरअसल उस वक्त साजिश रची थी। शिवमोगा में 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए जा चुके हैं। 18 अगस्त तक शिवमोगा में धारा 144 लागू की गई है। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। शिवमोगा में फिलहाल जो हालात हैं वो सेंसिटिव हैं, पुलिस नजर रखे हुए। लेकिन आज आपको बताऊं, आज पूर्व प्रधानमंत्री और सियासत में ऐसे नेता जिनकी स्वीकार्यता सबसे ज्यादा थी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। तो जाते जाते उससे पहले आपको सुना देते हैं उनके कुछ भाषण, कुछ कविता जो हमेशा हमारे बीच हैं। सभी उन्हें याद करते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। सुनिए जरा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। कौन सिसकी अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। तो यही अटल बिहारी वाजपेयी की खासियत थी, उन्हें सभी पसंद करते थे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।